हेलो मिर्ज़ापुर लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मिर्ज़ापुर 2 आ चुकी है और मुझे मिर्ज़ापुर के बारे में कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिर्ज़ापुर अब तक की सबसे इंडिया में हाईएस्ट डिमांडेड वेब सीरीज़ है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर इंतज़ार का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि आप लोग मिर्ज़ापुर के सारे एपिसोड के मज़े ले सकें और साथ मिलकर मिर्ज़ापुर की कुर्सी का भौकाल देखें। और ये वीडियो एपिसोड नंबर 2 और 3 का है, तो अगर आपने एपिसोड नंबर 1 देखा नहीं तो मैंने उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए ब्लैक स्पैरो को बुलाए। और सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जहां पर शरद के पिता रमाकांत की शोक सभा चालू होती है, जिस बीच शरद और यूसुफ के बीच मीटिंग हो रही होती है, जहां पर यूसुफ मुन्ना से एक बार अकेले मिलवाने के लिए बेमांगी कीमत का ऑफर करता है, जहां पर शरद यूसुफ को शोक सभा ख़त्म होने का इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। और हम कालिम भैया को देखते हैं, जो कि अपने राइट हैंड से मुन्ना को कॉल करवाता है, पर मुन्ना उनका कॉल का जवाब नहीं देता, क्योंकि मुन्ना जीप में सवार कई सारे आदमियों के साथ गन लेकर जौनपुर के लिए निकल चुका है। और वहीं शोक सभा में एक आदमी आता है, जो कि शरद को एक लेटर थमाता है और उसका हालचाल पूछता है। और ये आदमी मिर्ज़ापुर सीरीज़ का न्यू कैरेक्टर है, जो कि दद्दा तागी का बेटा है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भागता भागता शरद के पास आता है और उसे मुन्ना के जौनपुर आने की बात बताता है। तब शरद अपने घर के बाहर आता है कि तभी अपने मुन्ना भैया की एंट्री होती है, और एंट्री ऐसी कि अच्छे डर जाए, जहां पर मुन्ना शुक्ला को सीधा पॉइंट की बात बोलता है और कहता है कि मैं यहां पर जौनपुर का कंट्रोल पाने के लिए आया हूं और मैं ये लेके जाऊंगा, और अगर इस बीच 2-4 लोग मरते हैं तो मरने दो, शौक तो हो ही रहा है, उनके लिए भी 2 मिनट का मौन कर लेंगे। तब शुक्ला चतुराई से काम लेता है और मुन्ना को जौनपुर हैंडओवर कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर ही काम करूंगा, बस मेरे ऊपर मिर्ज़ापुर का हाथ रहना चाहिए। तब मुन्ना शुक्ला को एक बात कहता है कि नियम एक ही है, बस तुम लॉयल रहना चाहिए। तो शुक्ला मुन्ना को बोलता है कि तुम मेरे घर पहली बार आए हो, तो मैं तुम्हें खाली जाने नहीं दूंगा, तो चलो अंदर। जहां अंदर यूसुफ खाना खा रहा होता है, तो शुक्ला आके कहता है कि तुम्हें मुन्ना से अकेले मिलना था ना, तो ये लो, मिल लो। तब मुन्ना को देख यूसुफ की फट जाती है, और तभी शरद के इशारे पर शरद का राइट हैंड यूसुफ को जान से मार देता है। और ये लॉयल्टी का तोहफा मुन्ना को पसंद आता है। और दूसरी ओर हम गोलू, गुड्डू, डिम्पी और डॉक्टर को देखते हैं, जो कि एक कार से कहीं तो जा रहे होते हैं, क्योंकि पुलिस को उनके ठिकाने का पता चल चुका था, जहां पर गोलू ने एक पुलिस वाले को मारा है। तो इसीलिए गोलू डॉक्टर को गन पॉइंट करके किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। और रात होती है और हम त्रिपाठी परिवार को एक साथ दिखते हैं, जहां पर मुन्ना जौनपुर को कंट्रोल करने की बात अपने पिता और बापूजी को बता रहा था, जिस पर कालिम भैया मुन्ना पे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसने बिना खून बहाए जौनपुर को अपनी चालाकी से हथिया लिया। कालिम भैया यादव से हुई मीटिंग में मुन्ना की गिरफ्तारी वाली बात बापूजी को बताते हैं, जहां पर बापूजी एक सुझाव देते हैं कि कुत्ते के मालिक को अपना दोस्त बना लो, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। जिस पर कालिम भैया हामी भरते हैं और मुन्ना सहित ललित को अगली सुबह लखनऊ चलने के लिए कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर शरद शुक्ला अपने दोस्त के साथ शराब का सेवन कर रहा होता है, जहां पर उसका दोस्त कहता है कि इतना अच्छा मौका था, मुन्ना को यूसुफ के हाथ से निपटा दिया होता। तब शुक्ला कहता है कि अगर मुन्ना मर भी जाता तो भी मिर्ज़ापुर की गद्दी मुझे नहीं मिलती, क्योंकि उस पर कालिम भैया का राज होता, और फिलहाल तो जिंदा मुन्ना मरे मुन्ने से ज़्यादा काम में आएगा, जिसकी मदद से मैं मिर्ज़ापुर की सत्ता पर कब्जा करूँगा। और वहीं गुड्डू, गोलू, डिम्पी और डॉक्टर के घर पहुँच गए हैं, जो कि फ़िलहाल तो उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। और अब आधी रात हो चुकी है, गुड्डू को नींद नहीं आ रही होती। तब वो गन की ओर देखता है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो गन तक पहुंचता है
और उसे हाथ में लेता है और त्रिपाठी निवास में बीना बापूजी के पास जाती है और उन्हें उस रात उसके चाहत और उसके मज़े को पूरा करने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है कि अभी मेरे पीरियड्स चालू हैं, जैसे ही ये ख़त्म होंगे तब मैं खुद सामने से आऊँगी, फिर हम ये दोबारा करेंगे। और ऐसा बोलकर वो इस बार बापूजी के साथ संबोध करने से मना कर देती है। और अगली सुबह मुन्ना, कालिम भैया, ललित और कालिम भैया का राइट हैंड ये चारों भी लखनऊ पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री के ऑफिस, जहां पर मुख्यमंत्री से कालिम भैया बात करते हैं कि वो उन्हें मिर्ज़ापुर की ओर से पूरा वोट दिलाएंगे और रही बात पैसों की वो भी उन्हें देंगे। बस एक शर्त है कि जो बीच में दलाल है मतलब जेपी यादव वो आना नहीं चाहिए और जो मुन्ना पे केस चल रहा है वो उसे रफा दफा कर दे। तब मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है रफा दफा, किसी न किसी को तो बलि चढ़ना ही पड़ेगा। तब कालिम भैया कहते हैं कि वो देख रहे हो आप पीछे खरगोश को, वो भी उस रात हॉल में था और उसके हाथ में भी गन थी। और ऐसा बोलने के बाद कालिम भैया के इशारे पर कालिम भैया का राइट हैंड ललित को जान से मार देता है, जिस पर मुन्ना के चरित्र पर अब कोई दाग नहीं बचा। पर अंदर ही अंदर मुन्ना बहुत दुखी भी होता है अपनी दोस्त की मौत को लेकर। और इस तरह मुख्यमंत्री और कालिम भैया की डील होती है। तब कालिम भैया मुन्ना से पूछते हैं कि तुमने आज क्या सीखा। तो मुन्ना कहता है कि वक्त आने पर बलिदान करना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ सिपाही की होती है, क्योंकि राजा और राजकुमार सिर्फ राज करने के लिए बने हैं। और कालिम भैया के जाने के बाद मुख्यमंत्री अपने पीए से ललित की लाश को रफा दफा करने के लिए कहता है और कहता है कि किसी पुलिस को पकड़कर उसे एनकाउंटर का इनाम दे दिया जाए। और फिर रात होती है और हम मकबूल के भांजे बाबरू को देखते हैं, जो कि एक मोबाइल और कुछ पिस्तौल लाया था गोलू, गुड्डू और डिब्बी के लिए। तब गोलू बाबरू को बोलती है कि क्या तुम मुझे पिस्तौल चलाना सिखाओगे। तो अगले दिन ये चारों एक जंगल में आते हैं, जहाँ पर बाबूर गोलू को बंदूक चलाना सिखा रहा था, लेकिन गोलू डर रही थी। तब गुड्डू आता है और गोलू का हाथ पकड़कर उसे पिस्तौल निशाने पर चलाना सिखाता है और गोलू निशाना एकदम निशाने पर लगाती है। तब ये चारों भी घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर गुड्डू उसकी बहन डिम्पी को लखनऊ जाने के लिए कहता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर में बहुत खतरा है। तो उसकी बहन एक आखिरी बार उसके मम्मी पापा से मिलने की बात कहती है, जिस पर कि गुड्डू राज़ी हो जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम मुन्ना और कालिम भैया को देखते हैं, जो कि अपनी फैक्ट्री में उनके बंदूक के खरीदार से बात करते हैं और उन्हें बंदूक ज़्यादा खरीदने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग जितना चाहे उतना व्यापार करो, पुलिस को हम देख लेंगे। तो हम रात में मौर्या, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसे हम कालिम भैया के घर देखते हैं, जिसे कालिम भैया ने खाने पे बुलाया था और खाना खाने के बाद उसे पैसों से भरा हुआ प्लेट देते हैं, जिससे कि पुलिस की वानर सेना कालिम भैया के काम में दखल ना दे। और उसके बाद आधी रात में गुड्डू और डिम्पी अपने घर आते हैं, जहाँ पर उनके माँ पापा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और खुशी के आंसू आने लगते हैं उन दोनों को। और गोलू भी उसके घर आई है और उसके पापा उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और अपनी बेटी स्वीटी के लिए रोने लगते हैं। तब थोड़ा समय और बातचीत करने के बाद ये तीनों भी अपने फैमिली से अलविदा लेते हैं और यहाँ पर मिर्ज़ापुर 2 का एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर 2 के सारे एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा, वो भी डीपली। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हम कालिम भैया और उनके राइट हैंड को देखते हैं, जो कि गुप्त रोग के डॉक्टर के पास आए हैं, और जहां पर कालिम भैया डॉक्टर को अपना गुप्त रोग बताते हैं कि जब भी वो बिस्तर में आते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाते। तब डॉक्टर साहब कालिम भैया को एक डिब्बी थमाते हैं, जिससे कि वो कालिम भैया के स्पर्म की जांच कर पाए। और हम त्रिपाठी निवास में बीना को देखते हैं, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मतलब बीना अब पेट से है। और फिर रात में बाबर अपने मामा
मकबूल के पास आता है, जहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद वो वहाँ से गुड्डू के पास आ जाता है और गुड्डू को कहता है कि मुझे मकबूल मामा से मालूम पड़ा कि मुन्ना और शरद ने यूसुफ को मार डाला और अब मुन्ना जौनपुर पे कंट्रोल करता है। तब अगले दिन गुड्डू अपनी बहन डिम्पी की मदद से लाला से मिलता है, क्योंकि डिम्पी और लाला की बेटी ये दोनों एक दूसरे की खास फ्रेंड है। तो डिम्पी के कहने पर लाला की बेटी लाला और गुड्डू की बात करवाती है, जहाँ पर गुड्डू लाला से मदद मांगता है और मिर्ज़ापुर की कुर्सी पर बैठने का अपना प्लान बताता है, लेकिन लाला उसे मना कर देता है क्योंकि गुड्डू के पास ना ही पैसा है ना ही बिजनेस। तो गुड्डू लाला को कहता है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करके आऊँगा और साथ ही आपको मुनाफा भी दिलाऊँगा। तब रात में त्रिपाठी निवास में बीना कालिम भैया को कहती है कि मैं पेट से हूँ और आप बाप बनने वाले हो। इस बात से कालिम भैया काफ़ी खुश होते हैं और बीना को 9 महीने खुद का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तब बीना कहती है कि मैं ये बात बापूजी को बता के आती हूँ। और बीना जब बापूजी के पास जाती है तो वो उन्हें कहती है कि ये आपका बीच है और आप इसके बाप है। ये बात हम दोनों उनको नहीं पता लगने देंगे, उनको मतलब कालिम भैया को। और अगली सुबह हम मोरा के घर रमाकांत पंडित को देखते हैं, जो कि मुन्ना के केस के बारे में बात करने आया था। तब मोरा कहता है कि वो केस बंद हो चुकी है और आप घर पे आ ही गए हो तो चाय पी के जाना। इसके बाद रमाकांत पंडित उन सारे लोगों के घर जाता है जो कि उस दिन शादी में थे, पर कोई भी मुन्ना के खिलाफ गवाही देने से डर रहा था, क्योंकि उन्हें कालिम भैया से बहुत डर लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम गुड्डू, डिम्पी और गोलू को देखते हैं, जो कि लखनऊ आए थे, जहां पर डिम्पी का एडमिशन हो जाता है और डिम्पी एक गर्ल हॉस्टल्स में एक रूम लेती है। तो उस रूम में डिम्पी और गोलू जाते हैं और गुड्डू बाहर ही वेट कर रहा होता है उन लोग का। तब गुड्डू के पास एक लड़का आता है जिसका नाम रॉबिन है और वो उसे अपनी स्टोरी बताता है और अपना विजिटिंग कार्ड दे जाता है, क्योंकि रॉबिन एक ऐसा बंदा है कि जो कुछ भी किसको भी बेच सकता है, वो भी बिना कागज़ के। तो गुड्डू उसका विजिटिंग कार्ड ले लेता है और उसको कहता है कि मेरे मम्मी पापा के नाम पे मैंने फ़्लैट लिया था मिर्ज़ापुर में और मुझे वो बिकवाना है। तब रॉबिन कहता है कि 2 दिन में काम हो जाएगा। और इसके बाद गुड्डू और गोलू वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें मुन्ना को दिखाते हैं, जो कि अपने फैक्ट्री में होता है और वो वहाँ पर एक टकला को बुलाता है, जो कि दिखने में ही 420 लग रहा था, और उसे कहता है कि अगर लाला मिर्ज़ापुर के बाहर कहीं भी दिखे तो उसे भी ख़त्म कर दो। तब अगले दिन हमें बाबर को दिखाते हैं, जो कि पैसों से भरा हुआ बैग लेकर लाला के पास आता है और गुड्डू और लाला की फ़ोन पे ही बात हो जाती है, जहाँ पर गुड्डू एक लास्ट बार मिलने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर ये डील पसंद नहीं आई तो दोबारा मत मिलना। तब गुड्डू, लाला और बाकी सभी लोग मऊ घाट पे आते हैं, जहाँ पर लाला का एक बंगला होता है। तो उसी के अंदर गुड्डू लाला के अफीम का व्यापार कुछ व्यापारियों के साथ करवाता है, जिसमें कि लाला को बहुत मुनाफा होता है और ये देखकर लाला गुड्डू पे बहुत प्रसन्न होता है। तब रात में नदी की ओर से वही टकलिया और उसके साथ एक आदमी लाला को मारने के लिए उसके बंगले में आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो चोरी छुप के लाला के कमरे तक पहुँच जाते हैं और वो टकलिया घर का लाइट भी बंद कर देता है कि तभी वहाँ पे गोलू आ जाती है गन लेकर और वो टकलिया पे गन चलाती है, जिससे कि टकलिया ज़मीन पे गिर जाता है और टॉर्च उसके मुंह में अटक जाती है। और वहीं उसका दूसरा साथी लाला पे एक बार करता है, पर ऐन मौके पे गोलू आके लाला को बचा लेती है। फिर गोलू टकलिया को ढूंढकर उसके साथी को मार डालती है और टकलिया भागते भागते गुड्डू के सामने आ जाता है और गुड्डू को देख तो उसकी पूरी तरह से फट जाती है। तब टकलिया किसी तरह घर के बाहर आता है और जैसे ही उसे लगता है कि अब वो बच गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसको चारों तरफ से लाला के सिक्योरिटी गार्ड घेर लेते हैं और ऊपर से गुड्डू आता है। तो गुड्डू को देख टकलिया गुड्डू से रहम की भीख मांगता है। तब गुड्डू टकलिया का सर पकड़ता है और उसके मुंह से टॉर्च निकालता है, जिसमें टॉर्च के साथ उसके दांत भी बाहर आ जाते हैं। और अगले दिन त्रिपाठी निवास में
डॉक्टर जी आए थे जो कि कालिम भैया की रिपोर्ट लेके आए थे, पर कालिम भैया की गैरहाजिरी में बीना डॉक्टर से वो रिपोर्ट ले लेती है और उसे पढ़ती है तो मालूम पड़ता है कि कालिम भैया बच्चा पैदा नहीं कर सकते बिकॉज उनकी उम्र हो चुकी है। और वहीं दूसरी ओर कालिम भैया और मुन्ना ये दोनों ऑफिस में बैठे होते हैं जहाँ पर पोस्टमैन लेटर लेके आता है जिसमें कि एक लेटर और एक बॉक्स होता है। तब लेटर कालिम भैया लेते हैं और बॉक्स मुन्ना भैया ओपन करता है जिसमें कि उस टकला के दांत होते हैं, जिसे देख मुन्ना का दिमाग हट जाता है। और कालिम भैया लेटर पढ़ते हैं तो मुन्ना को कहते हैं कि गुड्डू जिंदा है अभी भी। और यहीं पे मिर्ज़ापुर 2 का एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।